Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों अभी हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं अपने पास जीएसटी के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में जीएसटी के बारे में पढ़ा था कि जीएसटी क्या होता है, उसके कितने टाइप्स वगैरह होते हैं, सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। आज हम बात कर रहे हैं कि जीएसटी में जब हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उसके लिए क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है, आखिर कब हमें जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये छोटी मोटी जो दुकानें होती है क्या इनको लेना जरूरी होता है, सिर्फ बड़ी बड़ी दुकानों को लेना जरूरी होता है। आज हम इस पर पूरी चर्चा करने के लिए जा रहे हैं और मेक श्योर आपने पिछली क्लास देखी हो ताकि आपका एक अच्छा बेस बन गया हो, तो ही आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जनरल प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो एक सिंपल सी बात बताता हूं। जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन मैं लिखता हूं यहां पर, रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी। अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आप जो है ना तीन कैटेगरी के अंदर बिलोंग करोगे। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2 एंड कैटेगरी नंबर 3। कैटेगरी नंबर 1 ये बोलता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम कंपलसरी। क्या बोलते हैं? कंपलसरी। कि भाई साहब तुमको तो लेना ही पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुमको जीएसटी नंबर में कोई रोक नहीं सकता आने से, यानी तुमको लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी। एक होता है कि आपने कंपलसरी नहीं बल्कि आपने क्या किया, जो थ्रेश होल्ड लिमिट है, जो आपकी थ्रेश होल्ड लिमिट है, आपने उसको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया है। क्योंकि आपने थ्रेश होल्ड लिमिट को क्रॉस कर दिया तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं अपने पास वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है कि उनका मन कर गया तो उन्होंने ले लिया, वरना उनको कोई जरूरत नहीं थी, बट उन्होंने ले लिया क्योंकि उनको अच्छा लगता है जीएसटी नंबर अपना दिखाना। ठीक है, चलो हम एक एक करके बात करते हैं अपने पास। देखो सबसे पहला केस हमें करना है थ्रेश होल्ड लिमिट का। क्या करना है हमें अपने पास, थ्रेश होल्ड लिमिट का क्रॉस करना है। कि कौन सी वो थ्रेश होल्ड लिमिट होती है जिसको क्रॉस करने के बाद हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी पड़ जाता है। देखो थ्रेश होल्ड लिमिट के अंदर हम क्या करेंगे, अपने पास दो पार्ट के अंदर इसको डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट के अंदर? इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट ये है कि नॉर्मल, यहां पर हम बात करेंगे नॉर्मल स्टेट्स की, यानी नॉर्मली जो स्टेट्स होती है उनका क्या क्राइटेरिया है, और हमारे यहाँ पर कुछ क्या है ना स्पेशल स्टेट्स कर दी गई हैं, कुछ स्पेशल स्टेट्स बना दी गई, उनके लिए क्राइटेरिया क्या है अपना अलग है। यानी नॉर्मल वालों के लिए क्राइटेरिया अलग है, स्पेशल वालों के लिए क्राइटेरिया अलग है। मैं आपको बताता हूँ क्या है। चलो पहले आपको बताऊंगा मैं गुड्स के केस में। किसके केस में? गुड्स के केस में। और फिर मैं आपको बताऊंगा सर्विसेज के केस में। सर ये आपने क्या लिखा, गुड्स और सर्विसेज के केस में अलग अलग? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एक मोबाइल डीलर हूं, मैं मोबाइल को खरीदने और बेचने का काम करता हूं, तो मैं कौन सा डीलर हुआ? ट्रेडर, यानी गुड्स में। और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं कुछ खरीदता बेचता नहीं हूं बल्कि अपनी सर्विसेज देता हूं, तो मैं किस में कवर होऊंगा? सर्विस में कवर होऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, होटल वाले किस में कवर होते हैं? सर होटल वाले तो हमें गुड्स भी देते हैं और सर्विसेज भी देते हैं, लेकिन उनका मेन काम क्या है? सर्विसेज देना, तो वो सर्विसेज में कवर होते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो ना? तो उनका मेन काम क्या है? सर्विस देना होता है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप हमारी क्लासेस ले रहे हो, हमारी क्लासेस किस में आएंगी? गुड्स में, सर्विसेज में? सर हमारी क्लासेस आएंगी सर्विसेज के अंदर। अगर मान लो हम अपने बच्चों को अपनी हार्ड कॉपी या नोट्स वगैरह हार्ड कॉपी में प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हमारे वो गुड्स हो जाएंगे? हाँ गुड्स तो है, लेकिन फिर भी वो सर्विस में करूँ कि हमारा मेन काम क्या है? सर्विस का है। उसके साथ अगर थोड़ी बहुत गुड्स दे दे तो भी हम उसको सर्विस में ही इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर किसी पर्सन ने एक साल में अपने पास 40 लाख रुपए का टर्नओवर क्रॉस किया है, कितना? 40 लाख रुपए का टर्नओवर अगर उसने क्रॉस किया, टर्नओवर मतलब होता है सेल्स। अगर उसने गुड्स का डीलर है और वो 40 लाख रुपए की सेल करता है एक साल के अंदर, तो यस उसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, वो भी क्योंकि उसने थ्रेशोल्ड लिमिट क्या कर दी है? क्रॉस कर दी है। और अगर वो सर्विसेज के अंदर है, तो अगर उसने एक साल के अंदर 20 लाख रुपए तक के गुड्स दे दिए हैं या उससे ज्यादा के, तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अच्छा सर एक बात बताओ, मेरे यहाँ पर ना एक किनारे एक दुकान है, किराना शॉप टाइप की है, उसका जो साल का टर्नओवर है वो सिर्फ मात्र 35 लाख रुपए है, तो क्या सर उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? द आंसर इज नो। क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अगर आपने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस की है तो ही आप ले सकते हो, और वो भी कितनी है? 40 लाख गुड्स के केस में और 20 लाख रुपए सर्विस के केस में। बोलो क्लियर हुआ? ये सर बिल्कुल क्लियर हुआ। अगर उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो यस उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। अच्छा कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं, उनके लिए क्या किया है हमने? इस लिमिट को कम कर दिया। हमने उनके लिए लिमिट जो गुड्स का है उसको जस्ट हाफ कर दिया। हमने गुड्स के केस में कितना कर दिया? 20 लाख, और सर्विसेज के केस में कर दिया जस्ट हाफ, 10 लाख, यानी इसका आधा आधा कर दो, वो हमने कर दिया। सर एक बात बताओ, स्पेशल स्टेट कौन कौन से हमारे यहाँ पर? चलो मैं इसकी पूरी लिस्ट बना देता हूं। स्पेशल स्टेट में हमारे पास आते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसको मैं एपी लिख सकता लेकिन मैंने गलती से पूरा लिख दिया, मुझे शॉर्ट फॉर्म थोड़ी यूज करनी चाहिए थी। अरुणाचल प्रदेश आपका, एक हो गया मणिपुर, एक आपका हो गया मेघालय। इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, आपसे एग्जाम में ये चीजें पूछी जा सकती है और वनडे एग्जामिनेशन में तो बहुत ज्यादा। ठीक है, मेघालय, इसके बाद आपका मिजोरम, नागालैंड, नागालैंड,
लैंड, इसके बाद पुदुचेरी जिसको मैं बचपन में पांडिचेरी बोलता था ऐसे करके, फिर सिक्किम, क्या आ गया आपका, सिक्किम आ गया, फिर आपका तेलंगाना आ गया, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश एचपी लिख रहा हूं, और यूके लिख रहा हूं उत्तराखंड के लिए। ये हमारे पास कुछ स्पेशल कैटेगरीज वाली स्टेट है। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्टेट ऐसी हैं जिनको अगर हमने देखने हैं तो हम क्या करेंगे, इनको स्पेशल कैटेगरी के अंदर डालेंगे, स्पेशल स्टेट्स में। यानी इनके अंदर अगर आपका माल बिकता है, यानी आप यहाँ के ट्रेडर हो और आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख और 10 लाख को क्रॉस कर गए, यस यू आर नाउ रिक्वायर्ड टू गेट आ रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी। सर एक बार होता है, जैसे आप दिल्ली में रहते हो तो अगर आपकी दिल्ली का जो कोचिंग सेंटर है उसकी जो सर्विस है वो अगर किसी साल 20 लाख रुपए से ज्यादा हो जाए तो क्या आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, यस बिल्कुल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने अपने यहाँ पर उत्तराखंड में अपना इकोनॉमिक्स सीजी का सेंटर खोल लिया तो वहां पर मुझे अगर मेरी सर्विस 10 लाख को क्रॉस कर जाती है, यस मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर एक बात बताओ, हमने स्पेशल स्टेट इसके लिए आधी कैटेगरी क्यों रखी, मतलब हाफ में रजिस्ट्रेशन क्यों कर लिया गया। अच्छा एक बात बताओ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, आपने एक चीज नोटिस की, ये वो जगह है जहां पर टूरिज्म बहुत ज्यादा है ना। ये सारी वो कौन सी जगह है जहां टूरिज्म बहुत ज्यादा है। अब टूरिज्म बहुत ज्यादा होता है तो इनका ना थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ने से पहले हम चाहते हैं रजिस्ट्रेशन ले ले, ताकि इनका जो रिकॉर्ड है वो गवर्नमेंट के पास आ जाए। वरना क्या होगा कि अगर हमने इनको भी 40 और 20 लाख की कैटेगरी में रखा तो हो सकता है टैक्स की चोरी करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करें। तो इनके लिए जस्ट हमने हाफ कर दी, क्योंकि यहाँ पर इनकम कमाना थोड़ा सा आसान काम हो जाता है, क्योंकि ये सारे टूरिस्ट इलाके हैं। इस वजह से हमने इनकी थ्रेशोल्ड लिमिट को क्या कर दिया, यहाँ पर कम कर दिया। सर एक बात बताओ, ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या स्टार्टिंग से ही थी, नहीं इसको कम बाद में किया गया, ये स्पेशल स्टेट ना बाद में आए हैं हमारे पास, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर ये चीजें नहीं थी। चलो ठीक है सर। अच्छा अब मैं आपको, ये तो मैंने थ्रेशोल्ड लिमिट का बताया। अच्छा वॉलंटरी की अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लो हम इकोनॉमिक सीजीए का कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, ठीक है, हमारे मन में है कि हमारा कोई थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं कर गया, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि कितना अच्छा होगा जब मैं बच्चों को फीस स्लिप देता हूं तो उस फीस स्लिप के अंदर ऊपर जीएसटी नंबर लिखा होता तो एक अच्छा लगता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या सर अगर हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं भी हुई है तो क्या हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। गवर्नमेंट कहती है पधारो हमारे देश, भैया ले लो, ये तो बहुत ही अच्छी बात कर रहे हो आप, तो बिना पकड़ में आने की बदौलत आप खुद आ रहे हो पकड़ में। मतलब कहने का वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन बिना, मैं लिख देता हूं यहां पर, विदाउट क्रॉसिंग एनी थ्रेशोल्ड लिमिट, विदाउट क्रॉसिंग एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। आप बिना थ्रेशोल्ड लिमिट के भी अगर आप चाहते हो तो यस आप वॉलंटरी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ले लो मजे के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न वगैरह टाइम पर भरते रहना। अब हम बात करते हैं कंपलसरी की, कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किस किस को लेना पड़ता है। देखो अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, कंपलसरी वाला जो पॉइंट है ना, इसको मैं नीचे कवर करूंगा, इसको थोड़ा सा, ये देखो मैं इसको इस तरीके से यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। कंपलसरी की अगर मैं बात करूं तो किन किन लोगों को लेना बिल्कुल जरूरी है। अच्छा सबसे पहला वो ट्रेडर जो क्या कर रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है। मैं यहां लिखता हूं इंटर स्टेट सप्लाई। दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है, कि जहां पर दो डिफरेंट स्टेट आ जाती हैं। जैसे स्टेट नंबर 1 लाइक दिल्ली का माल, दिल्ली का डीलर है और वो अपना माल यूपी में बेच रहा है, तो यानी दो अलग अलग स्टेट आ गई, तो ऐसे केस में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर एक बात बताओ, लेट सपोज जैसे आप इकोनॉमिक सीजीए वाले हो, तो आपने क्या किया, आपने जो अपनी सर्विसेज दी या फिर आपने जो अपने गुड्स दिए वो किसी दिल्ली के अलावा या यूपी कह लो या हरियाणा कह लो, वहां आपने अपनी सर्विसेज दी है, और लेकिन आपकी जो टर्नओवर या जो सर्विस है वो 20 लाख और 40 लाख से कम है, तो भी क्या आपको कंपलसरी लेना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, अगर मैंने 1 रुपए की सेल की है पूरे साल के अंदर, बट अगर वो सेल मेरी दूसरी स्टेट में हो गई है तो यस मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो सर यहाँ पर थ्रेशोल्ड नहीं लगता, मैंने क्या बोला, कंपलसरी में हम थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देखेंगे, बस ये देखें अगर आप इन कैटेगरी में आ रहे हो तो बस आपको लेना पड़ेगा, चाहे आपकी थ्रेशोल्ड 40-20 या 20-10 में आ रहे हो या ना आ रहे हो, आपको लेना ही पड़ेगा। तो सर इसका मतलब ये है कि अगर आपने मान लो एक कुरकुरे का पैकेट 10 रुपए का बेचा दिल्ली के डीलर ने यूपी वाले को, और पूरे साल से 10 का ही बेचा, तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, यस लेना पड़ेगा, क्योंकि वो किस में कवर हो गया, इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर कवर हो गया है। बोलो क्लियर है, चलो ठीक है सर बिल्कुल क्लियर है। फिर पॉइंट नंबर 2 और किसको लेना पड़ेगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को लेना पड़ेगा। अभी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, ये वो व्यक्ति होता है जो कि अपने यहाँ पर जैसे ट्रेड फेयर वाले होते हैं ना, ट्रेड फेयर वाले वो क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पर अपनी फेयर्स वगैरह लगाते रहते हैं, एग्जीबिशंस वगैरह लगाते रहते हैं, तो भले ही आपका रजिस्ट्रेशन आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करे ना करे, बट आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और ऐसे लोगों को हमने जीएसटी में क्या नाम दिया है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का नाम दिया है। अच्छा अब हम बात करते हैं कोई नॉन रेजिडेंट, मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई अगर नॉन रेजिडेंट पर्सन, कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन वो अगर टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, वो क्या कर रहा है अपने यहाँ पर
टैक्सेबल सप्लाई कर। अच्छा एक बार दो, कोई फिरंगी आ जाए इंडिया में, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, हमारे यहाँ पर भगवत गीता जो है रोड पर बेच रहा है, ठीक है, कितने भी रुपए की बेच रहा हो वो मैटर नहीं करती है, बट क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है और इंडिया में आके सप्लाई कर रहा है, वो भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, तो यस उसको डेफिनेटली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, चाहे उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 40-20 या 20-10 की क्रॉस नहीं हुई, फिर भी उसको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर इंडिया में लेना पड़ेगा। चौथा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आते हैं, किस में आते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आते हैं। देखो दोस्तों, अभी ना मैंने आपको ये पॉइंट पढ़ाया नहीं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, बट अभी थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बाकी एक क्लास के अंदर मैं आपको ये सेपरेटली बताऊंगा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या है। अच्छा आपने क्या देखा होगा, इन जनरल जैसे सेलर होता है, ठीक है, इन जनरल आपने क्या देखा, सेलर होता है और एक क्या होता है, बायर होता है। तो ये बताओ टैक्स कौन पे करता है, अच्छा लगाता कौन है सर, इन जनरल जो चार्ज करता है टैक्स वो कौन करता है, सेलर करता है, और बियर कौन करता है या फिर पे कौन करता है सर, पे कौन करता है, बायर करता है, और चार्ज कौन करता है, सेलर करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ जगहों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिवर्स हो जाती है, यानी यहां पर बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बायर क्या करे, चार्ज करे, और सेलर क्या करे, पे करे। अगर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जस्ट अपोजिट कर दिया जाए चीजों को, तो इसी को बोलते हैं आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। दोस्तों अभी सिर्फ मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिए, मैं समझ सकता हूं आपको समझ नहीं आया होगा, बट जितना भी आप उसको अभी समझो, क्योंकि इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना आरसीएम पर लेकर। तो जो लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर कवर होते हैं, जहां पर बायर को ही टैक्स चार्ज करना पड़ जाता है, उस जगह पर भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। पांचवा पॉइंट कि अगर आप क्या करते हो, टीडीएस को डिडक्ट करते हो, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स को अगर आप डिडक्ट करते हो, यानी किसी का आप टीडीएस काट लेते हो, यानी एडवांस में टैक्स काट लेते हो, तो यस आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। या फिर आप किसी के एजेंट हो, मैं यहां लिख रहा हूं एजेंट ऑफ अ सप्लायर, आप किसी सप्लायर के क्या हो, एजेंट हो, यस डेफिनेटली बिना किसी थ्रेशोल्ड लिमिट के आपको जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दोस्तों ये सब हम बातें क्यों कर रहे हैं जानते हो, मुझे आपको कोई अकाउंटेंट नहीं बनाना, बल्कि हमें ये जानना है कि जीएसटी का मैकेनिज्म कितना ज्यादा अच्छा है कि गवर्नमेंट को ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए, बट कोई बात नहीं, दे रहा है, पर 2017 में भी आया, बट बहुत ही अच्छी चीज, इन सब चीजों इकोनॉमी पर एक पॉजिटिव पॉइंट पड़ा है। मैं आपको आगे जाके ना लास्ट क्लास में जब जीएसटी का पूरा बता दूंगा, तब आपको बताऊंगा किसी दिन कि जीएसटी के आने से इंडिया में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है। नो डाउट हर चीज के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव भी होगा, बट नेगेटिव पॉइंट थोड़े कम है, पॉजिटिव पॉइंट इसके बहुत ज्यादा है, ठीक है, बट उसके लिए आपको जीएसटी की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इकोनॉमी में क्या क्या चीजें सही हो रही है जीएसटी के आ जाने से। इसके बाद आपका आता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसका क्या मतलब होता है, अभी मैं आपको आगे आके इसको डिटेल में बताऊं, बट अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। वो ये होता है कि अगर कोई पर्टिकुलरली चीज है जिसका रॉ मटेरियल सिर्फ आप ही बेचते हो, तो ऐसे केस में आप क्योंकि स्पेशल पर्सन हो, तो बिना किसी थ्रेशोल्ड लिमिट के भी आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। और इसका आठवां ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर, सर ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है, ये वो लोग होते हैं जो अमेजॉन, जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अपना सामान बेचते हैं, तो उनकी अगर थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं भी है तो भी उनको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब जैसे मैं एक बात बताता हूँ, मेरी एक किराना शॉप है जिस पर मैं मोबाइल वगैरह बेचता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ आजकल कोविड के चलते मेरे यहाँ पर कोई आ नहीं रहा, तो क्यों ना मैं ऑनलाइन मोबाइल बेचूं, बट ऑनलाइन मेरी कोई अपनी वेबसाइट वगैरह तो है नहीं जो मैं बेच पाऊँ। मैंने अमेजॉन को बोला कि अमेजॉन अगर कोई तुम्हें ऑर्डर करता है ना मोबाइल का, तो तुम मुझसे ले जाया करो। तो अमेजॉन ने कहा कि ठीक है मैं ले जाऊंगा, लेकिन आपको ना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो मैंने अमेजॉन को बोला कि भाई देखो मैं इतना बड़ा व्यापारी नहीं हूँ कि मेरी जो गुड्स की सेल है वो 40 लाख होती हो, मेरी सेल सिर्फ 5-6 लाख रुपए होती है साल के अंदर। तो उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, आपकी सेल थ्रेशोल्ड लिमिट की क्रॉस नहीं करिए, बट स्टिल आपको कंपलसरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपलसरी प्रोविजन में डाल दिया। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, तो अगर आपकी 1 रुपए भी सेल नहीं है, यानी 1 रुपए की भी सेल नहीं, बट आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, तो डेफिनेटली आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो समझेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं, जो अमेजॉन वगैरह पे क्या करते हैं, माल को बेचने का काम करते हैं। बोलो क्लियर हुआ, ये सर बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद 9वां पॉइंट गवर्नमेंट ने अपने पास रखा कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी पर्सन को ऑथोराइज कर दे कि तुमको लेना ही पड़ेगा, तो ऐसे केस में कंपलसरी उस बंदे को लेना ही पड़ेगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन। ये स्पेशल केस होते हैं जो हर जगह नहीं पाए जाते, कुछ स्पेशल केसेस के अंदर ही आपको चीजें देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। तो अब आप मुझे बताओ, आपको समझ आएगी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किस किस को लेना पड़ेगा। पहला था थ्रेशोल्ड लिमिट, जिसके अंदर क्या बोला गया कि अगर आपने ये लिमिट क्रॉस कर दिया है तो यस यू विल गेट डेफिनेटली योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो क्या थी थ्रेशोल्ड लिमिट, गुड्स के केस में 40 लाख, सर्विस के केस में 20 लाख, बट याद रखना ये पर एनम है,
1 साल का है। अगर आपने 1 साल के अंदर ये कर लिया, अच्छा स्पेशल स्टेट्स जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पांडिचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, अगर इन स्टेट की बात करें तो अगर गुड्स का केस कर रहे हो तो 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है, सर्विस है तो आपकी 10 लाख की लिमिट है। मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है, क्वेश्चन ये है कि एक बात बताओ, लेट सपोज मैंने 2021 के अंदर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया क्योंकि मेरी गुड्स या सर्विस की थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गई थी, लेकिन उसके अगले 3 सालों तक लगातार मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट से ही कम सेल हो रही है, तो क्या अब मुझे जीएसटी नंबर को वापस रखना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक बार ले लेते हो तो आपको अपने पास रखना पड़ेगा। आप कैंसिल करवा सकते हो, लेकिन ऐसे कैंसिल नहीं करवाओ कि आप सेल कर रहे हो फिर भी आप कैंसिल करवा दो, ऐसे आप कैंसिल नहीं करा सकते। यानी जो आपने नंबर ले लिया वो रख सकते हो। हाँ, बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर रहे हो तो बात अलग है, तो आप अपना जीएसटी कैंसिल करा सकते हो, लेकिन कुछ केसेस में आप वैसे भी कैंसिल करा सकते हो। लेकिन आप यही मानो इन जनरल कि जो जीएसटी आपने ले लिया वो आपको रखना ही पड़ेगा। अब कुछ वॉलंटरी केस होते हैं जिनमें आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि नहीं सर, हम तो 2 नंबर का काम 1% भी नहीं करना चाहते, हम तो पूरा काम बिल्कुल प्लेन पेपर की तरह रखना चाहते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, तो आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ले सकते हो, चाहे आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुई हो या नहीं हो। लेकिन कुछ ऐसे केस है जहां पर कंपलसरी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया, अगर आप अपने माल को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भेज रहे हो तो बिना किसी लिमिट के भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यदि आप कैजुअल टैक्स पर्सन हो तो भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना पड़ेगा। यदि कोई नॉन टैक्सेबल पर्सन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है इंडिया में आके तो यस डेफिनेटली उसको भी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। नंबर 4, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर अगर आप कवर होते हो तो यस डेफिनेटली यू विल गेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर इन अ कंपलसरी बेसिस। यदि आप टीडीएस डिडक्ट करते हो, यदि आप सप्लायर के एजेंट हो या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो या आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अपना माल बिचवाने का काम करते हो तो डेफिनेटली आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अपना लेना पड़ेगा, वो भी कंपलसरी तरीके से लेना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ? ये सर बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने पास। सर जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर लेते हैं, आपने तो हमें सब कुछ बता दिया, अब सर हमें ये भी बता दो कि जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, मतलब क्या क्या चीजें इसमें लगती हैं और क्या प्रोसीजर होता है। चलो मैं आपको बता दूं क्या प्रोसीजर होता है। चलिए अभी मैं थोड़ा सा ब्लैंक पेपर, हाँ चलिए प्रोसीजर क्या है। देखो अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं कि जीएसटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं आपके। देखो सबसे पहले अगर आप कोई बड़ा व्यापार कर रहे हो तो आपके पास ट्रेड लाइसेंस होगा। क्या होगा? ट्रेड लाइसेंस होगा। वो ट्रेड लाइसेंस की कॉपी आपको वहां पर पीडीएफ फाइल में क्या करनी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी। और यदि आपका नॉर्मल बिजनेस है, आपने कोई लाइसेंस वगैरह नहीं ले रखा तो कोई बात नहीं, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर आप क्या कर सकते हो, अपना जो पैन कार्ड नंबर होता है उसके बिहाफ पर भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके जीएसटी नंबर ले सकते हो। ठीक है, और यदि आप कोई चार्टेड अकाउंटेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रोफेशनल टैक्स रिसीट जो होती है, ठीक है, वो यहां पर क्या करनी पड़ेगी, आपको अटैच करनी पड़ेगी। क्या चीज? प्रोफेशनल टैक्स रिसीट को। यदि आपकी कोई पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उस केस में जो लीगल डॉक्यूमेंट बनता है जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, आपको उसकी डॉक्यूमेंट अपलोड करनी पड़ेगी। यदि आप एक कंपनी हो तो आपको एमओए या फिर एओए क्या करना पड़ेगा, आपको अपलोड करना पड़ेगा। या फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपलोड करना पड़ सकता है यदि आप क्या हो, एक कंपनी हो। ठीक है, और यदि आप जो है किसी के मकान को किराए पर लेकर अपना धंधा चला रहे हो, यानी आपका खुद का मकान नहीं है वो, तो उस केस के अंदर आपको रेंट एग्रीमेंट की कॉपी भी लगानी पड़ सकती है। किसकी कॉपी? रेंट एग्रीमेंट की कॉपी भी आपको यहाँ पर लगानी पड़ सकती है। सर अगर मान लो हमारा अपना घर है तो थोड़ी रेंट एग्रीमेंट लगे। हाँ बिल्कुल सही कहा, अगर आपका अपना घर है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर अपना घर है फिर तो आप क्या करो, बिजली का बिल लगा दो, इलेक्ट्रिसिटी बिल जिस पर आपके बिजली के नाम का बिल आना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा दो। या फिर आप जो लैंडलाइन होता है यानी टेलीफोन होता है, टेलीफोन का भी बिल की कॉपी यहाँ पर लगा सकते हो। ये जो म्युनिसिपल टैक्स को जो रिसीट पे करते हो, म्युनिसिपल टैक्स वगैरह की जो रिसीट होती है वो भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो। ठीक है, और साथ के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कैंसल्ड चेक, साथ के साथ आपको अपनी कैंसिल्ड चेक भी अपलोड करनी पड़ेगी। सर कैंसिल चेक क्यों मांगी जाती है? कैंसिल चेक इसलिए मांगी जाती है ताकि आपकी बैंक की डिटेल उनको मिल जाए, क्योंकि जो चेक बुक होती है ना उस पर आपके आईएफएससी कोड भी लिखा होता है, बैंक अकाउंट नंबर भी लिखा होता है, अकाउंट होल्डर का नाम भी लिखा होता है। तो अगर वो आपसे भरवाएंगे तो हो सकता है आप गलत भर दो, आप सीधा एक चेक अपलोड कर दो, चेक के ऊपर ऐसे ऐसे क्रॉस लगा दो ताकि उसका कोई मिसयूज ना कर पाए, और बैंक की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। और अगर आपका चेकबुक नहीं है तो आप बैंक की पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है, तो बैंक की पासबुक को भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, उसके फ्रंट पेज को यहाँ पर अपलोड कर सकते हो पीडीएफ फाइल के थ्रू। ठीक है, और साथ के साथ आपको अपना आधार कार्ड नंबर भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा?
आधार कार्ड नंबर या आधार कार्ड की जो फोटो वो होती है ना पीडीएफ फाइल, वो भी यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। और यदि आप कंपनी हो तो उस केस में आपको डीएससी देनी पड़ती है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट देना पड़ता है, मतलब सिग्नेचर को डिजिटली फॉर्म के अंदर। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर फिल किया जाता है। तो मैं बता दूं ये सारे के सारे नहीं, डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन, जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, मुझे क्या जरूरत है, क्या मुझे ट्रेड लाइसेंस की जरूरत है? नहीं, मैं क्या करूं, मैं पैन कार्ड नंबर और मैं अपने पास रेंट एग्रीमेंट, अगर मेरा किराए का और खुद का तो बिजली का बिल और कैंसिल चेक, आधार कार्ड, मैं इतना डॉक्यूमेंट से भी अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं। तो ये सब हमने क्या पढ़ा, ये सब हमने ये पढ़ा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको क्या मिल सकता है, जीएसटी नंबर यहाँ पर मिल सकता है। बोलो क्लियर हुआ? सर एक बात बताओ, जब हम जीएसटी नंबर लेते हैं तो हमें क्या काम करना पड़ता है? वैसे तो सारा काम ऑनलाइन है, बट मैं आपको थोड़ा सा उसका प्रोसेस बता देता हूँ जिससे कि आपको एक अच्छी नॉलेज हो। क्योंकि देखो आजकल आप जानते हो हम पूरी इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया प्लान पर इनिशिएट किया है कि हर चीज को डिजिटलाइज वे में करो। तो इवन गवर्नमेंट का जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो सारा काम डिजिटल तरीके से करता है। यानी आपको जीएसटी के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत है, आप घर बैठे जीएसटी का नंबर ले सकते हो जिसकी कोई फीस नहीं है। सर हमने तो जब सीए से लिया था तो उसमें फीस चार्ज की थी, वो सीए उस चीज को करने की फीस लेता है, लेकिन अगर आपको करना आता है तो गवर्नमेंट वेबसाइट पे कोई फीस चार्ज नहीं की जाती है। चलो मैं आपको बता दूं क्या होता है। जब भी आप जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई करोगे तो आपको क्या होता है, आपको ऑनलाइन प्रोसीजर होता है, ठीक है। ऑनलाइन प्रोसीजर में आपको https://www.gst.gov.in पर जाना है। जब आप इस पर जाओगे तो उस पर रजिस्ट्रेशन का आपको पोर्टल मिल जाएगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन करोगे तो वहां पर REG01 करके एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को फिल कर दो, जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी है, और फिल करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, 3 से 5 दिन के अंदर आपको आपका जीएसटी नंबर जो है वो आपकी मेल आईडी पर जो है वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। बोलो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें वो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होंगी। इवन ये भी समझ आ गई कि जीएसटी की जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है वो हमारी क्या होती है। यहाँ बिल्कुल सही कहा, आपको ये बिल्कुल चीजें पता चल गई होंगी। चलो अब मैं आपको बताता हूँ, जब हम जीएसटी का फॉर्म भरते हैं तो वो कौन सा फॉर्म नंबर होता है, REG01 होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी पूरी की पूरी क्या देते हैं, डिटेल्स देते हैं। जब वो डिटेल दे देते हैं तो क्या होता है कि उसको जो हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम डिपार्टमेंट वाले होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, उसको असेस करते हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी वो बिल्कुल सही दी है नहीं दी है। और अगर कोई गड़बड़ी लगती है तो वो आपको मेल करके बता देते हैं कि भैया हमें ये चीजें दिक्कत कर रही है, आप हमें इसको जो है रेक्टिफाई करके दो, ठीक है। अगर सारा काम बिल्कुल सही चल रहा है तो सीबीआईसी की तरफ से क्या होगा कि आपको क्या मिल जाएगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको फॉर्म नंबर REG06 के अंदर दिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या कर दिया गया है, इशू कर दिया गया है। और फिर आपको क्या मिल जाएगा, आपका जीएसटी नंबर मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ आपका जीएसटी नंबर जो होता है वो किस तरीके से होता है। जैसे मैं एक जीएसटी नंबर ले रहा हूँ 07, याद रखना जीएसटी नंबर पूरे 15 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है, जीएसटी नंबर पूरे के पूरे 15 डिजिट्स का होता है। ये चीज आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। अगर आपके पास किसी का भी बिल हो ना जिसका जीएसटी नंबर लिखा है तो प्लीज एक मिनट वीडियो पॉज करो, वो बिल लेकर आओ सामने, ठीक है। बिल जब सामने लेकर आओगे तो जो पहले 2 डिजिट होते हैं, याद रखना फर्स्ट 2 डिजिट जो डिनोट करते हैं दैट इज कॉल्ड बी आर स्टेट कोड। ये हर स्टेट के क्या होते हैं, कोड होते हैं। अच्छा जो 07 कोड है मैं आपको बता दूं, 07 कोड जो है हमारे दिल्ली के लिए यूज किया जाता है। यानी दिल्ली का अगर सेलर होगा तो वो हमेशा उसका जीएसटी नंबर कहां से स्टार्ट हुआ होगा, 07 से। और यही अगर वो यूपी का होगा तो कहां से स्टार्ट होगा, 06 से। हरियाणा का होगा तो 09 से स्टार्ट होगा। वेस्ट बंगाल का होगा तो 19 से स्टार्ट होगा। तो हर स्टेट के क्या दे रखे हैं, पूरे लिस्ट दे रखे हैं स्टेट कोड के। तो जीएसटी नंबर के 15 डिजिट में पहले 2 डिजिट क्या होते हैं, आपके स्टेट कोड होते हैं। इसके बाद अगले 10 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 डिजिट है मैं बता दूं एक मिनट, ये देखिए ये वाले जो 10 डिजिट्स है, याद रखना ये 10 डिजिट आपका पैन नंबर होगा। जो भी आपका पैन नंबर होगा ना वही पैन नंबर ये पूरा पूरा लिखा होगा, वही पूरा पूरा पैन नंबर लिखा होगा। यानी जो भी बंदा जीएसटी के लिए अप्लाई कर रहा है उसका जो पैन नंबर वो देगा अपना, तो वो पैन नंबर स्टेट कोड के बाद पूरा पूरा लिख दिया रहेगा। तो कितने हो गए, 10 और 2 12 हो गए। इसके बाद जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं उसमें एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, एक होती है अल्फाबेटिकल वैल्यू, जैसे मान लो Z हो गया, और फिर दोबारा से आ जाती है इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मैं आपको बता दूं ये जो 1 होता है ये बताता है नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या बताता है, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि आपने एक ही पैन नंबर पे कितने जीएसटी नंबर ले रखे हैं। एक मिनट सर
क्या हम जीएसटी नंबर एक से ज्यादा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। मुकेश अंबानी की एक यूनिट है क्या? मुकेश अंबानी के हर स्टेट में अलग अलग यूनिट है, तो क्या उसने अलग अलग नंबर लिया होगा? उसकी मर्जी है, वो अलग अलग नंबर भी ले सकता है, उसकी मर्जी है वो एक ही नंबर पर हर स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो ऐसे केस में अगर मान लो यहाँ पर 1 लिखा है तो इसका मतलब इस पैन नंबर पे एक ही जीएसटी नंबर मिला है। अगर यहाँ 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि इस पैन नंबर पे इस बंदे ने 2 रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं। यहाँ 3 लिखा है तो समझ आना कि इस पैन नंबर पे उसने 3 रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। और जो ये Z होता है ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है ये जीएसटी डिपार्टमेंट वाले अपने जो भी इनका तरीका होता होगा उस तरीके से ये चीजों को दे देते हैं। और ये जो 6 होता है, ये 6 कुछ नहीं बल्कि चेक डिजिट होता है। ये क्या होता है आपका? चेक डिजिट होता है। चेक डिजिट मतलब ये जो लास्ट के 2 डिजिट है ना, ये जीएसटी डिपार्टमेंट वाला अपने हिसाब से करते हैं जो भी करना होता है। तो इस तरीके से जो हमारा जीएसटी नंबर होता है उसके 15 डिजिट के होते हैं और उसके इस तरीके से क्या किया जाता है, पूरे टुकड़े किए जाते हैं। बताओ आपको ये चीज समझ आ गई? आई होप आपको ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अच्छा अभी तक किसी में कोई डाउट तो नहीं है? तो आई होप कि अब आपको ये समझ आएगा कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना क्या क्या प्रोसेस होता है और उसकी क्या थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब से हमारे इकोनॉमी के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आया ना, मतलब जीएसटी का मैकेनिज्म आया, तब से मैं सच बताऊं, पहले जितनी चोरियां होती थी, पहले जितने कंप्लायंसेस होते हैं, उन सबको इस बंदे ने अकेले ने दूर कर लिया। मतलब मैं तो कहूंगा जीएसटी के आ जाने से इकोनॉमी को बहुत बड़ा बेनिफिट पहुंचा है। किस तरह से? जब चीजें सिंपल हो जाती हैं तो एक व्यापारी अपने काम पर फोकस कर सकता है। वो इतने नंबर ऑफ कंप्लायंसेस पर काम नहीं करेगा, वो सीधा अपने मेन काम पर फोकस करेगा ताकि उससे उसके व्यापार को बढ़ोतरी मिले और उसकी इकोनॉमी का भी बेनिफिट मिले। इसी वजह से जो मल्टीपल टैक्सेशन था उसको रिमूव करके हमारे यहाँ पर क्या आया? जीएसटी का मैकेनिज्म है। और आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती से जीएसटी लॉ को पूरी तरीके से क्या किया गया? ड्राफ्ट किया गया। सो आई होप गाइस कि आज आपको समझ आएगा कि जनरल प्रोसीजर क्या होता है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन का। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी रिसेंटली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जीएसटी काउंसिल की 45वीं मीटिंग हो चुकी है, जिसके अंदर ये बोला जा रहा था कि पेट्रोल को अब हम जीएसटी के दायरे में लाएंगे जिससे पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। दोस्तों इससे रिलेटेड आपको करंट अफेयर करने बहुत ज्यादा जरूरी है। जीएसटी पर तो हर दूसरे तीसरे दिन न्यूज़पेपर पे क्या आता है? कोई ना कोई आर्टिकल आता ही आता है। तो उसके लिए आपको हमारे दूसरा चैनल इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यस दोस्तों, मेरा एक और चैनल जिसका नाम है इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स, बल्कि मेरा नहीं बल्कि वो आप ही का चैनल है, ठीक है। तो दूसरा चैनल भी जिस पर हम डेली हिंदू न्यूज़पेपर का और जो भी करंट अफेयर होते हैं उनकी वीडियोस डालते हैं। जब तक आप इन चीजों को प्रैक्टिकली नहीं पढ़ोगे न्यूज़पेपर में तब तक बात नहीं बनेगी, तो इसलिए पैरेलली उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के इतना रहते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी इकोनॉमिक्स ईजी है उसको भी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आने वाले समय के अंदर मैं जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं या पूरा पेपर मैं जो डिस्कस करूंगा उसकी सारी वीडियो मैं मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पे ही अपलोड करूंगा। तो इसलिए मेक श्योर कि आप वो मोबाइल एप्लीकेशन अपनी बिल्कुल डाउनलोड कर लें, ठीक है। चलिए दोस्तों, सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।